नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बैरागी आप सभी का स्वागत करता हूं सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी में मिसलेनियस मतलब विविध का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आज हम विविध के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यूनेस्को। और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हम पढ़ें उसमें से आने वाले एग्जाम्स में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो हम इसको 5 पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं। अपन देख लेते हैं इसको कि पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम यूनेस्को का सामान्य परिचय, किसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कहाँ है, कौन है वर्तमान में, और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं। हम बात करेंगे इसके बाद यूनेस्को के उद्देश्य की, क्योंकि जब भी किसी संस्था या संगठन की स्थापना की जाती है तो उसका कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य तो होता ही है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके मुख्य उद्देश्य की। फिर हम बात करेंगे कि यूनेस्को किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। फिर हम बात करेंगे विश्व विरासत कार्यक्रम की, और विश्व विरासत कार्यक्रम के अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं भारत में स्थित प्रमुख विश्व विरासत स्थल। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनेस्को की। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व विरासत के प्रकार और साथ ही भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थल। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम यूनेस्को को किस प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार बोलो मेरे साथ फटाफट, हाँ हाँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी पृष्ठभूमि की, यूनेस्को के पृष्ठभूमि की। आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकता रही जिनके कारण यूनेस्को की स्थापना करनी पड़ी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ लगभग अगस्त 1945, क्योंकि ये चला कब से कब तक था, 1-2 सितंबर 1939 से अगस्त 1945 तक। तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शांति के उद्देश्य से यूनेस्को की स्थापना की गई, ताकि जो देश हैं इनके मध्य में शांति की स्थापना हो सके। तो पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी कि यूनेस्को की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। ठीक है, शांति के प्रयासों के लिए 37 देशों के प्रतिनिधियों ने यूनेस्को की स्थापना की। और ऐसा नहीं है कि प्रथम बार यूनेस्को की स्थापना 1945 में ही की गई। ऐसा नहीं है कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में ही पहली बार की गई। इससे पहले भी 1922 में एक बौद्धिक समिति का भी गठन किया गया था, जो एक अंतरराष्ट्रीय रंगमंच था। इस बौद्धिक समिति का उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक, कलाकारों, लेखक और वैज्ञानिकों का आपस में संपर्क बिठाना और शांति की स्थापना करना। ठीक है, तो ये थी यूनेस्को की पृष्ठभूमि कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तत्कालीन 37 देशों के प्रतिनिधियों ने यूनेस्को की स्थापना की, और हमने उससे पहले वाले भी इसकी इतिहास के बारे में जाना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यूनेस्को के सामान्य परिचय के बारे में। आप सभी कृपया नोटबुक लेके बैठें और कोशिश करें कि जितने भी आपको फैक्ट बता रहा हूं सबको नोट करें। ठीक है, वो आपको हेल्पफुल रहेगा ज्यादा याद करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं यूनेस्को के सामान्य परिचय की। पहले हम बात करेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म, ये रहेगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मेरे साथ बोलिए आप, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। यूनेस्को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक
तथा सांस्कृतिक संगठन। एक बार बोलो मेरे साथ जल्दी से कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। बहुत बढ़िया। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी, तो ये आपको डेट याद रखने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध अगस्त 1945 तक चला था। तो इसकी डेट रहेगी लगभग 16 नवंबर 1945। ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई मुझे बताओ जल्दी से। 16 नवंबर 1945। हालांकि भारत इसका सदस्य 1946 में बना। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1946 में बना। वर्तमान में जो यूनेस्को है उसके प्रमुख हैं कौन? आंद्रे अजोले। एक बार और बोलो, आंद्रे अजोले। और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ये फ्रांस है, आप देख सकते हैं, और फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। एक बार मेरे साथ बोलो, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। बहुत बढ़िया। इसका मुख्यालय कहां पे है? फ्रांस के पेरिस में। इसके प्रमुख कौन है अभी? आंद्रे अजोले। बहुत बढ़िया। अब अपन नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। अब अपन बात करेंगे उद्देश्य की, क्योंकि जब भी किसी संस्था या संगठन की स्थापना की जाती है तो उसके कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही उसकी स्थापना की जाती है कि आने वाले समय में इसके उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा या नहीं। इसी प्रकार जब यूनेस्को की स्थापना करी गई तो उसके भी कुछ प्रमुख उद्देश्य रखे गए, जैसे कि शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। शांति तो अपन पढ़ते आ ही रहे हैं, शांति को अपन को छोड़ना नहीं है, चाहे तुम उसको कैसे भी पकड़ो, शांति को तो पकड़ के रखो। क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि जो मेन बनी थी यूनेस्को की, जो बाद में स्थापना हुई थी, वो विश्व युद्ध के बाद में ही हुई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना का उद्देश्य एक होगा ही होगा। ठीक है, बाद में अपन बात करेंगे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, विकास के लिए नीति विज्ञान की जानकारी को गतिशील बनाना। सपोज करो कि आज भारत के पास कोई तकनीक है, ठीक है, तो मैं उस तकनीक को अन्य देशों के साथ शेयर करूंगा जो विकासशील हैं, ताकि उनको भी जल्दी से इससे विकसित होने में इसकी मदद हो। ठीक है, साथ ही अपन बात करेंगे अंतः संस्कृति बातचीत और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, सूचना और संचार के माध्यम से समावेशों और ज्ञान और सोसाइटी का निर्माण करना। ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे यूनेस्को के। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके कार्य क्षेत्रों की, कि यूनेस्को किन किन कार्य क्षेत्रों में, मतलब कि यूनेस्को किन किन क्षेत्रों के लिए कार्य करता है। ठीक है, इनमें से सबसे प्रमुख है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। दूसरा रहेगा प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि जब अपन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ेंगे तब हम उसमें प्राकृतिक साइट भी पढ़ेंगे, नेचुरल साइट्स, और कुछ सांस्कृतिक यानी अपन कल्चरल साइट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनेस्को के जो कार्य क्षेत्र है वो पहला रहेगा शिक्षा, दूसरा रहेगा प्राकृतिक विज्ञान, तीसरा रहेगा सामाजिक एवं मानव विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, चौथा रहेगा संस्कृति, और पांचवा सुरक्षा एवं संचार। ये लगभग उद्देश्य के जैसे ही हैं, जो अपन उद्देश्य में पढ़ के आए हैं वही इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र है। इसमें आपको याद रखने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। चलो एक बार आप मेरे साथ ये बोलो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बोलो। चलो, बहुत बढ़िया। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। स्थापना कब हुई, फटाफट बोलो, स्थापना कब हुई इसकी? हाँ 16 नवंबर। हाँ बहुत बढ़िया, 16 नवंबर 1945। शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्तमान में इसके 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट्स हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये देखो, पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना कभी 1945। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे वैश्विक विरासत कार्यक्रम। ठीक है, वैश्विक विरासत कार्यक्रम। ठीक है, सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण के लिए वैश्विक विरासत कार्यक्रम। देखो, जब भी युद्ध होते हैं या जब भी लड़ाई दंगे होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी अपने पुराने सांस्कृतिक इमारतें हैं, जो धरोहरें हैं,
उनको कहीं ना कहीं हानि पहुंचती ही है। तो इन सबको ध्यान में रखकर यूनेस्को ने 1972 में, कब, 1972 में, ये देखो ये लिखा है 18 अप्रैल 1972 में उनको उनके संरक्षण के लिए एक वैश्विक विरासत कार्यक्रम चलाया। कब चलाया? 18 अप्रैल, हाँ 18 अप्रैल 1972, ठीक है। और इसी प्रोग्राम, जो वैश्विक विरासत संरक्षण प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं भारत या विश्व के अंदर स्थित विश्व विरासत स्थल। हाँ ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। चलो एक बार अपन थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आप मेरे साथ बताओ। चलो सबसे पहले बताओ यूनेस्को की स्थापना कब हुई, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, 16 नवंबर 1945, ठीक है। वर्तमान में यूनेस्को में कितने देश हैं? 193 और 11 एसोसिएट्स हैं, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है 195 सदस्य, पहले इसके 195 सदस्य ही थे, और जबकि 10 एसोसिएट सदस्य थे। लेकिन हुआ क्या, 2019 में अमेरिका और साथ ही इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी। तो जब अगर 195 में से 2 जाएंगे, कितने बचे? 193। तो वर्तमान में यूनेस्को में 193 कंट्रीज हैं, ठीक है। यूनेस्को के प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है, प्रमुख थीम क्या है, बताओ मुझे, चलो फटाफट। शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, संस्कृति और सूचना एवं संचार। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। और साथ ही इसके दुनिया भर में 50 से ज्यादा फील्ड ऑफिस स्थित है, ठीक है। देखो जब यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को, तो इस दिन को अर्थात 16 नवंबर को, क्योंकि यूनेस्को की स्थापना अपन ने शांति के उद्देश्य से की थी, तो अपन ने 16 नवंबर को विश्व सहिष्णुता यानी अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी अपन मनाते हैं, ठीक है। और साथ ही जब अपन ने वैश्विक विरासत कार्यक्रम की स्थापना की थी 1972 में, 18 अप्रैल 1972 में, तो 18 अप्रैल को अपन क्या मनाते हैं? विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाते हैं अपन 18 अप्रैल को, फटाफट बोलो एक बार, क्या मनाते हैं 18 अप्रैल को अपन? विश्व धरोहर दिवस। बहुत बढ़िया, विश्व धरोहर दिवस। आप मेरे साथ नोट करते रहना ताकि आपको याद रखने में बहुत आसानी हो, ठीक है, और आप जल्दी भूलें ना। और हो सके तो इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी के कोई भी एग्जाम है, आजकल व्यापम में भी हर एग्जाम में ऐसे, जैसे कि अपना ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं यूनेस्को लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। मतलब जो 1972 में जो विश्व विरासत कार्यक्रम चला था, उसके बाद भारत में जो विश्व विरासत स्थल घोषित हुए उनके बारे में, ठीक है, विश्व विरासत स्थलों के बारे में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कि इन विश्व विरासत स्थलों को मतलब कि कैसे बांटते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन पहले पढ़ के आए थे उद्देश्य में या उनके कार्य क्षेत्रों में, सांस्कृतिक पढ़ के आए थे अपन, प्राकृतिक विज्ञान पढ़ के आए थे अपन, शिक्षा पढ़ के आए थे, है ना। उसी प्रकार ये अपने हेरिटेज को भी 3 भागों में बांटता है, ठीक है। ये पहले बांटेगा प्राकृतिक नेचुरल साइट्स, दूसरे बांटेगा ये सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज साइट, और तीसरा ये बांटेगा मिश्रित स्थल, ठीक है। अब ये प्राकृतिक को कैसे डिफाइन करेगा? देखो प्राकृतिक ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हो गया, ठीक है। ये प्राकृतिक को ऐसे डिफाइन करेगा, ऐसे क्षेत्र यहाँ पे मतलब अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं होती हो, या यहाँ पे दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा हो, तो ऐसे क्षेत्र को ये प्राकृतिक हेरिटेज साइट घोषित करेगा, ताकि उनका संरक्षण हो सके तथा उनका विकास हो सके।
जब हम सांस्कृतिक की बात करेंगे तो सांस्कृतिक स्थलों में क्या आ जाएंगे, बहुत सारी पेंटिंग्स आ जाएंगी, इमारत आ जाएंगे, शिलालेख आ जाएंगे, स्तूप आ जाएंगे, तथा इनके संरक्षण के लिए तथा इनका इतिहास आने वाली पीढ़ियों में जा सके तथा संस्कृति का विकास हो सके, इसके लिए ये सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल हेरिटेज भी घोषित करता है। और एक है अपना मिश्रित स्थल, जिसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों मिक्स होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि भारत में या विश्व में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, चलो देखो, अब ये आप एक बार अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, चलो वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। कितने हैं भारत में? वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें से 7 प्राकृतिक हैं, ठीक है, और 32 सांस्कृतिक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक में क्या अंतर है। ठीक है, इसमें देखो 40 टोटल है, इसमें से 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। एक बार बोलो मेरे साथ, टोटल कितने हैं अभी वर्तमान में? हाँ 40, बहुत बढ़िया, जिनमें से 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। अगर बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में यूनेस्को के 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें से 897 सांस्कृतिक स्थल हैं, 218 प्राकृतिक स्थल हैं और 39 मिश्रित स्थल हैं। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत में कितने हैं टोटल? 40, विश्व में कितने हैं? 1154। अगर अपन भारत की बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन भारत से ही बनते हैं, विश्व से बनने की संभावना बहुत ही कम होती है, तो भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और 39वां, मतलब कि जो 2021 में घोषित है, ये नवीन है, ये बिल्कुल नया है। ठीक है, 39वां विश्व विरासत स्थल कालेश्वर अर्थात रामप्पा मंदिर को घोषित किया गया, जो कि तेलंगाना में स्थित है। बहुत बढ़िया। और 40वां विश्व विरासत स्थल धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर है। ठीक है, तो 40वां विश्व विरासत स्थल धोलावीरा को घोषित किया गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इनको कैसे करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 5 यूनेस्को साइट स्थित है। बहुत बढ़िया। भारत में टोटल 40 और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे है? 5, महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे पहला था एलोरा की गुफाएं। ठीक है, 39वां कौन सा है अपना? कालेश्वर या रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। और 40वां कौन सा है अपना? धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। और साथ में धोलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य शहर भी था, जहां पे जहाजों का निर्माण हुआ करता था। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं, देखो आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें एक साइड डाल दीजिए क्रमांक, एक साइड स्थल का नाम, दूसरा राज्य या नाम का क्षेत्र और साथ में घोषित वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और यहाँ से लगभग आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अपन बात करेंगे एलोरा की गुफाएं। सबसे पहले जो घोषित किया गया था 1983 में, वो थी एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। उसके बाद जो दूसरा घोषित किया गया था आगरा का किला, आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी 1983 में घोषित किया गया था। सबसे पहले एलोरा की गुफाएं, जो कि 1983 में ही थी, फिर आगरा का किला, जो भी 1983 में थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप सभी जानते हैं। फिर अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, इसको भी 1983 में ही घोषित किया गया, 1983 में। उसके बाद ताजमहल, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको भी 1983 में ही घोषित किया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1983 में 4 एक साथ घोषित किए गए थे, तो थोड़ा सा आगे पीछे जब आप बोलते हैं कि पहले किसको किया गया बाद में किसको, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि सबसे पहले एलोरा की गुफाओं को ही घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे महाबलीपुरम में स्मारक या फिर महाबलीपुरम के स्मारक। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है
और इनको 1984 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर, यह है उड़ीसा का सूर्य मंदिर, ठीक है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको 1984 में 1984 में ही विश्व विरासत स्थलों में घोषित किया गया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, अब देखो ये तो हुई सांस्कृतिक और ये होगी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक। अब समझ पाए, जहाँ पे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जहाँ पे वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही दुर्लभ हो, जहाँ पे लगभग बहुत ही जो मतलब कि प्राकृतिक सौंदर्य से पूरा भरा हो और जहाँ के संरक्षण की वजह आवश्यकता हो, तो उनको अपन प्राकृतिक में शामिल करते हैं, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है और इसको 1985 में शामिल किया गया था। क्योंकि 40 साइट हैं तो मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। ये भी एक प्राकृतिक साइट है जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसको भी 1985 में 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में घोषित किया गया था। एक है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है, तो इसको भी 1985 में विश्व विरासत स्थलों में घोषित किया गया था। अब ये दो आपको यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य मिल गया, तो आप इनको भी साथ में याद कर लेना, क्योंकि ये अपन स्टैटिक जी के पढ़ रहे हैं, अपन विविध पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपके फैक्ट में इंप्रूवमेंट, ठीक है। अपन बात करेंगे खजुराहो के स्मारकों की, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों की, जो कि चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको 1986 में विश्व विरासत स्थलों में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको अकबर ने बनवाया था, एक प्रमुख शहर था मुगलों का। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसको भी 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में घोषित किया गया था। हम्पी के स्मारक, हम्पी के स्मारक, ये विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख शहर था हम्पी के स्मारक, जो कि वर्तमान में कर्नाटका में है और इसको भी 1986 में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। गोवा का चर्च और कॉन्वेंट, गोवा में एक बहुत ही प्यारा चर्च है जो कि पुर्तगाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, गोवा, तो उसको 1986 में शामिल किया गया। एक है पट्टाद काल के स्मारक का समूह जो कि कर्नाटक में है, इसको 1987 में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही स्थित है। इनको 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चोल मंदिर, द ग्रेट चोल मंदिर भी इसको हम बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, इसको 1987 में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भी प्राकृतिक साइट्स में ही आएंगी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इनको 1988 ये नंदा देवी के लिए और फूलों की घाटी 2005 इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है। हम साथ ही बात करेंगे हम कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि चंडीगढ़ में एक बहुत ही प्रमुख इमारत है, ठीक है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है और इसको 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जिसको 1989 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। बात करेंगे हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसको 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस कल पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि जो सांची के बौद्ध स्मारक हैं इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि 1989 में शामिल किया गया, या फिर लाल किले को कब किया गया, या एलोरा की गुफाओं को कब किया गया, तो 1983 में, ऐसा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ठीक है,
ये दिल्ली में स्थित है और इसको भी 1993 में शामिल किया गया था। भारत के पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य, मतलब कि देखो ऐसे राज्य जो हिल स्टेशन है, ठीक है, और वहां पे पहाड़ियां हैं और वहां से रेल निकलती हैं, तो वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए है, बहुत ही अनुपम दृश्य होता है वहां का, ठीक है। तो जैसे कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को पहला जे टैग भी मिला था अगर आपको याद है तो। शिमला हिमाचल प्रदेश और नीलगिरी तमिलनाडु। तो यहाँ के जो रेलवेज हैं, जो पहाड़ों से जो रेलवेज निकलती हैं, इनको अलग अलग 1999, 2005, 2008 में शामिल किया गया था, लेकिन आप मुख्यतः 1999 याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बोध गया में महाबौद्ध मंदिर परिसर, बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सभी जानते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। इसको 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भीमबेटका की गुफा ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको 2003 में इसमें प्रागैतिहासिक काल के आपको चित्र मिलते हैं, ठीक है। ये आपको 2003 में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। चंपानेर और पावागढ़ पुरातत्व पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है, और इसको 2004 में ही शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल भी बोलते थे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसको 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे लाल किला परिसर, जो कि दिल्ली में स्थित है। लाल किला परिसर दिल्ली, इसको 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर जयपुर में, जो जयपुर वाला जंतर मंतर है उसकी बात चल रही, ठीक है। जो जयपुर का जंतर मंतर है उसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, और बाद में जाके जयपुर को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जंतर मंतर जो है जयपुर का, उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि 2010 में किया गया था। जयपुर में ही आमेर फोर्ट है, ठीक है, नाहरगढ़ और जयगढ़ का किला है, तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। पश्चिमी घाट और विभिन्न भारतीय राज्य, ठीक है, ये प्राकृतिक साइट है जिनको 2012 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब जो कि पश्चिमी घाट बहुत फैला हुआ है, इसलिए मैंने सभी राज्यों के नाम नहीं लिखे हैं, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। राजस्थान के पहाड़ी किले, ठीक है, इनके अंदर 5 पहाड़ी किले आते हैं, उनको भी 2013 में यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। रानी की बाव, ये कि पाटन गुजरात में स्थित है, और जो कि 2014 में शामिल किया गया था। अब मुझे ये बताना कि भारतीय के किस नोट पर रानी की बाव की फोटो है, आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। अब बात करने वाले हैं अपन द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। खांगचेकजोंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में स्थित है, और इसको भी 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सिक्किम, लाल पांडा इसका राजकीय पशु है। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, नालंदा जो कि आप जानते हैं प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, ठीक है, ये बिहार में स्थित है, और इसको 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जो कि गुजरात में स्थित है, और इसको 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब हम आगे बात करेंगे मुंबई के विक्टोरिया गॉथिक, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में ही, तो 2018 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जयपुर शहर, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था, तो जयपुर शहर को, जो कि राजस्थान में स्थित है, 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। पिंक सिटी अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है। कालेश्वर या रामप्पा मंदिर तेलंगाना, ये नवीन साइट है जो कि 2021 में शामिल हुई है। तो आप याद रखें कि यूनेस्को की 39वीं, ये
थोड़े से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपन ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 38वीं साइट थी जयपुर शहर, वो यूनेस्को की 38वीं साइट थी। उसको 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद आएगा 38 में रामप्पा मंदिर है, सॉरी 39 है, 39 है रामप्पा मंदिर। आप इसको याद रखें कि 39 में जो रामप्पा मंदिर है वो 39वां भी यूनेस्को साइट है, जो कि तेलंगाना में स्थित है, जिसको 2021 में शामिल किया गया था। साथ ही हम बात करेंगे 40वीं साइट की, जो कि लास्ट साइट है 40वीं, ये भी 2021 में ही इसको घोषित किया गया था। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये जो 39वीं और 40वीं साइट है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, रामप्पा मंदिर और साथ में धौला बीरा। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यूनेस्को को ठीक से पढ़ा, हमने इसकी पृष्ठभूमि पढ़ी। ठीक है, साथ ही में हमने भारत में इससे प्रमुख यूनेस्को के विरासत स्थल पढ़े। ठीक है, ये पीडीएफ में एक चित्र है, अगर आपको मैप के माध्यम से समझना है तो आप डिटेल में आप इसको देख लेना। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। ये रहा जयपुर सिटी का, ये जयपुर का जंतर मंतर रहा, ये रानी की बाग रही, ये धौला बीरा रहा। तो इनको आप एक बार डिटेल में आप पढ़ लेना, आपको स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप इनको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ते रहना, इनका एक बार क्विक रिवीजन लगा लेना। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, सारा सही से इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।